प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारधारा आदर्शवाद या प्रत्ययवाद, जो कि किसी न किसी रूप में स्नातक परीक्षा के अंतर्गत, स्नातकोत्तर परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न पूछा ही जाता है। इसी के साथ में किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत आप बैठते हैं तो वहां पर भी वास्तविक रूप में इससे संबंधित 2-3 प्रश्न अवश्य ही आपसे पूछे जाते हैं। तो हम आपको ये आदर्शवाद इस रूप में समझाएंगे जिससे कि किसी भी रूप में वो कैसा भी प्रश्न क्यों ना पूछे, आपका आंसर गलत ना हो। चलिए अब हम बात करते हैं राजनीतिक विचारधारा, क्या आदर्शवाद या प्रत्ययवाद या विचारवाद। देखो, ये एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जिसको आदर्शवाद भी कहा जाता है, प्रत्ययवाद भी कहा जाता है और विचारवाद भी कहा जाता है। सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम ये बताएंगे कि वास्तविक रूप में आदर्शवाद एक ऐसी विचारधारा है जो वास्तविक रूप में सृष्टि का मूल तत्व विचार को मानती है। क्या कह रहा हूं मैं? सृष्टि का मूल तत्व विचार को मानती है। जबकि हम देखते हैं तो इसके बिल्कुल विपरीत एक विचारधारा है जिसको नाम दिया जाता है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद सृष्टि का मूल तत्व किसको मानता है? पदार्थ को मानता है। तो कहने का भावार्थ ये है कि सृष्टि के मूल तत्व 2 ही माने गए हैं। क्या क्या? पदार्थ और चेतना या विचार। चेतना या विचार, जिसको कि वास्तविक रूप में मन या आत्मा भी कहा जाता है। तो यहां जब हम आदर्शवादी विचारधारा की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि वास्तविक रूप में ये सृष्टि का मूल तत्व किसको मानता है? विचार को मानता है, मन को मानता है, आत्मा को मानता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में वास्तविक रूप में जो ये आदर्शवाद है, इसका अर्थ क्या है, अभिप्राय क्या है, यहां से इस बात की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दें कि वास्तविक रूप में आदर्शवाद को अंग्रेजी में कहा जाता है आइडियलिज्म। ठीक है, जिसकी उत्पत्ति वास्तविक रूप में आइडिया शब्द से हुई है। किससे? आइडिया शब्द से हुआ। आइडिया मतलब विचार से। किससे? विचार से। तो यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब अगली जो बात आती है वह वास्तविक रूप में यह है क्या कि आदर्शवादी विचारधारा राज्य की प्रकृति, ध्यान दें, राज्य की प्रकृति तथा कार्य क्षेत्र से संबंधित विचारधारा है। देखो, चाहे कोई भी राजनीतिक विचारधारा क्यों ना हो, वास्तविक रूप में उसके द्वारा राज्य की प्रकृति और राज्य के कार्य क्षेत्र से संबंधित बातें, राज्य का क्या उद्देश्य होगा, इसी के साथ में व्यक्ति और राज्य, इन दोनों में कौन साध्य होगा, कौन साधन होगा, इसके बारे में सभी राजनीतिक विचारधाराएं किसी न किसी रूप में अपने विचार देते हैं। अर्थात वास्तविक रूप में राजनीतिक विचारों का जो समुच्चय होता है, जिसके अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति, कार्य क्षेत्र, उसकी प्रकृति का उल्लेख किया जाता है, इन विचारों का जो समुच्चय होता है वह समुच्चय ही राजनीतिक विचारधारा कहलाता है। और जिसके अंतर्गत आज हम एक विचारधारा की बात कर रहे हैं जो कि क्या है? आदर्शवाद है। और आदर्शवाद का जो मूल आधार होगा वो क्या होगा? विचार होगा। अर्थात यह वास्तविक रूप में राज्य के बारे में जो ये अपने विचार देंगे, वास्तविकता यह है कि इन विचारों का आधार तथ्य नहीं है बल्कि कल्पना है, आदर्श है, इसलिए इसको आदर्शवाद या प्रत्ययवाद या विचारवाद कहा जाता है। पुनः कह रहा हूं, यह विचारधारा वास्तविक रूप में सृष्टि का मूल तत्व विचार को मानती है। इसको मानती है? विचार को मानती है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अब अगली बात आती है क्या कि जो आदर्शवादी विचारधारा है वह वास्तविक रूप में समस्त दृश्य तथा अदृश्य जगत का आधारभूत कारण
विचार जगत को मानते हैं। मतलब मूल बात इनकी कहनी ये है कि चाहे दृश्य जगत हो या अदृश्य हो, सबका जो मूल कारण है वो विचार है। इनका कहना है कि वास्तविक रूप में चाहे कोई सामाजिक संस्था हो, राजनीतिक संस्था हो या फिर किसी पदार्थ की हम बात करते हैं तो वास्तविक रूप में उसका आधार क्या है? विचार है। इनका कहना है कि पदार्थ वास्तविक रूप में विचारों से निर्मित होता है। अर्थात मूल भावार्थ यह है कि विचारों से ही वास्तविक रूप में सभी संस्थाओं या पदार्थों का निर्माण होता है। जबकि मार्क्सवादी क्या कहते हैं? मार्क्सवाद अर्थात कार्ल मार्क्स का कहना है कि वास्तविक रूप में सृष्टि का मूल तत्व पदार्थ है, भौतिकता है, जड़ पदार्थ है। इनका कहना है कि वास्तविक रूप में विचारों का जो मूल आधार है वो पदार्थ है, और ये कह रहे हैं कि पदार्थों का मूल आधार क्या है? विचार है, चेतना है, मन है, आत्मा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो पुनः दोहरा रहे हैं क्या कि जो आदर्शवादी विचारधारा है वह समस्त दृश्य और अदृश्य जगत का जो आधारभूत कारण माना है, किसको माना है? विचार को माना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो कि विशेषकर आईएएस परीक्षा के अंतर्गत नेट जेआरएफ में किसी न किसी रूप में पूछी ही जाती है। वो ये कि अलग अलग विद्वानों ने आदर्शवाद को अलग अलग नाम भी दिया है जो कि एग्जाम में किसी न किसी रूप में प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां सबसे पहले हम बात करेंगे हॉबहाउस की। किसकी? हॉबहाउस। हॉबहाउस आदर्शवाद को क्या नाम दे रहे हैं? दार्शनिक सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? दार्शनिक सिद्धांत। इसके बाद में दूसरा कौन है? बोसांकी। बोसांकी आदर्शवाद को क्या करें? आध्यात्मिक सिद्धांत कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आध्यात्मिक सिद्धांत। ये वास्तविक रूप में अक्सर आईएएस एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। आध्यात्मिक सिद्धांत की संज्ञा आदर्शवाद को किसने दी है? बोसांकी ने। अगली बात, गैटेल नामक विद्वान है। क्या? गैटेल। गैटेल क्या कह रहे हैं? आदर्शवाद को नैतिक सिद्धांत या तर्क शास्त्रीय सिद्धांत कह रहे हैं। इसको क्या कह रहे हैं? नैतिक सिद्धांत या तर्क शास्त्रीय सिद्धांत। चलिए अगली बात क्या है? मैकाइवर। मैकाइवर आदर्शवाद को क्या नाम दे रहे हैं? रहस्यात्मक सिद्धांत। क्या? रहस्यात्मक सिद्धांत कहते हैं इसको। इसके बाद में एक विद्वान और हैं, सीईएम जोड। सीईएम जोड आदर्शवाद क्या नाम दे रहे हैं? निरंकुशतावादी सिद्धांत कह रहे हैं इसको। क्या कह रहे हैं? निरंकुशतावादी सिद्धांत। अब आपसे एग्जाम पूछ लिया जाए कि आदर्शवादी विचारधारा को या प्रत्ययवादी विचारधारा या विचारवाद को निरंकुशतावादी सिद्धांत किसने कहा है? क्या कहेंगे आप? सीएम जोड ने कहा है। इससे संबंधित एक या दो प्रश्न निश्चित रूप में परीक्षा के अंतर्गत पूछा जाता है, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब अगली जो बात आती है वो ये कि वास्तविक रूप में इस आदर्शवाद की शुरुआत कहां से होती है? वास्तविक रूप में देखा जाए तो क्रमबद्ध रूप में इसकी शुरुआत, इसका प्रारंभ प्लेटो से होता है। किससे होता है? प्लेटो से। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक के अंतर्गत वास्तविक रूप में एक आदर्श राज्य का ही चित्रण किया है, जिसका शासक दार्शनिक राजा होगा, ऐसा राजा जो कि विवेकवान होगा, बुद्धिमान होगा। और वास्तविक रूप में प्लेटो ने सब कुछ विचार को ही माना है। किसको माना है? विचार को ही माना है। इसका मतलब ये होगा कि वास्तविक रूप में प्राचीन यूनान के अंतर्गत प्लेटो के विचारों में आदर्शवाद मौजूद है, जिसको कि वास्तविक रूप में आदर्शवाद का क्रमबद्ध दार्शनिक कहा जा सकता है। यहां तक कि प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का जनक भी माना जाता है। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसी के साथ में इससे पहले वास्तविक रूप में सुकरात के द्वारा भी इसका उल्लेख कर दिया गया था। किसके द्वारा? सुकरात के द्वारा। जैसे सुकरात कह रहे हैं ज्ञान ही सद्गुण है, सद्गुण ही ज्ञान है। हालांकि इस बात को स्वयं प्लेटो ने भी स्वीकार किया। क्या कह रहा हूं? ज्ञान ही सद्गुण है, सद्गुण ही ज्ञान है। तो यहां पर भी विचार को मूल स्थान दिया जा रहा है। इसके बाद में जो प्लेटो है, प्लेटो क्या कह रहे हैं कि राज्य मानवीय आत्मा का ही विराट रूप है।
क्या कह रहा हूं मैं, राज्य मानवीय आत्मा का ही विराट रूप है। तो वास्तविक रूप में यहाँ ये किसको स्थान दे रहे हैं, विचार को स्थान दे रहे हैं, प्रत्यय को स्थान दे रहे हैं, आदर्श को स्थान दे रहे हैं। अर्थात प्लेटो का कहना यह है कि वास्तविक रूप में राज्य का जन्म ना तो ओक की वृक्षों से हुआ है, ना चट्टानों से जन्मा है, बल्कि यह तो मानवीय आत्मा का ही विराट रूप है। और इन्होंने मानवीय आत्मा के कितने तत्व बतलाए थे, 3, विवेक, साहस और तृष्णा। अब इन 3 तत्वों से ही वास्तविक रूप में राज्य के 3 वर्ग बनते हैं। विवेक से दार्शनिक शासक, इसके बाद में साहस से सैनिक वर्ग, और इसके बाद में जो तृष्णा है, क्षुधा है, भूख है, उससे कौन सा वर्ग बनता है, उत्पादक वर्ग। तो वास्तविक रूप में इन्होंने राज्य के अंदर के कितने वर्ग बताए, 3 वर्ग, दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। अब ये बने कहां से हैं, मानवीय आत्मा के 3 गुणों से। मानवीय आत्मा के 3 गुण कौन से हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। इसलिए प्लेटो कह रहे हैं कि राज्य मानवीय आत्मा का ही विराट रूप है। तो इसका मतलब यहाँ सुकरात और प्लेटो के द्वारा वास्तविक रूप में आदर्शवाद का किसी न किसी रूप में श्री गणेश कर दिया था। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में आधुनिक युग में सर्वप्रथम जीन जैक्स रूसो के विचारों में आदर्शवाद के लक्षण दिखाई देते हैं। क्यों, क्योंकि वास्तविक रूप में जीन जैक्स रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत अर्थात सामाजिक अनुबंध के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया है, वह सामान्य इच्छा है क्या, वह सामान्य इच्छा व्यक्ति की वास्तविक इच्छाओं का योगफल ही तो है। तो वास्तविक रूप में इच्छाओं का योगफल है। कौन सी इच्छाओं का, वास्तविक इच्छाओं का। इसके लिए हमने पहले वीडियो बना दी है सामान्य इच्छा के सिद्धांत के लिए, तो आप वहां पर देख सकते हैं। अब वास्तविक इच्छाओं का योगफल है, तो वास्तविक इच्छा मीन्स विचार। तो वास्तविक रूप में यहाँ ये भी किसको स्थान दे रहे हैं, विचार को स्थान दे रहे हैं। किसको स्थान दे रहे हैं, विचार को ही स्थान दे रहे हैं। इसलिए आधुनिक युग में सर्वप्रथम रूसो के विचारों में आदर्शवाद के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में आधुनिक युग के अन्य प्रमुख जो विद्वान है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इन विद्वानों के नाम आपको याद रखने, वो कौन कौन है। एक तो है इमैनुअल कांट, नोट कीजिएगा, कौन है, कांट, फिक्टे, क्या है, फिक्टे, हीगल, ग्रीन, बोसांके और जोसेफ ब्रेडली। अब इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे, यहाँ वास्तविक रूप में ये दो जो विद्वान है हीगल और ग्रीन, वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये क्यों है महत्वपूर्ण, इसकी चर्चा हम आगे कर ही रहे हैं। तो यहां तक ये बात क्लियर होगी। चलिए, इसके बाद में अगली जो बात आती है वो ये, जैसा हमने यहां संकेत कर दिया था कि हीगल और ग्रीन सबसे महत्वपूर्ण है। तो वास्तविक रूप में आदर्शवाद को इन्होंने जो राज्य की प्रकृति और कार्य क्षेत्र बतलाया, इसके आधार पर इसको 2 भागों में विभाजित कर देंगे हम। देखो, आदर्शवाद को तभी आप पूर्ण रूप में समझेंगे, अन्यथा गलती करेंगे। क्या, अर्थात आदर्शवाद को इसकी जो प्रकृति है और इसके जो लक्षण है, इसके आधार पर 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। अर्थात आदर्शवाद के 2 प्रकार होते हैं। एग्जाम पूछ लिया जाता है, विशेषकर विद्यार्थी गलती करते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो उग्र प्रत्ययवाद है, जिसको कि जर्मन प्रत्ययवाद भी कहा जाता है। क्या है, उग्र, सबसे स्पष्ट हो रहा है, उग्र प्रत्ययवाद या जर्मन प्रत्ययवाद। इसके महत्वपूर्ण प्रतिनिधि विचारक कौन है, हीगल है। कौन है, हीगल है। और दूसरा क्या है, उदार प्रत्ययवाद, जिसको ब्रिटिश प्रत्ययवाद भी कहा जाता है। क्या, फिर से बोल रहा हूं, उदार प्रत्ययवाद या उदार आदर्शवाद भी कह सकते हैं। इसको उग्र प्रत्ययवाद या उग्र आदर्शवाद भी कह सकते हैं, बात एक ही है। अब इसको जर्मन प्रत्ययवाद कहा जा रहा है, इसको ब्रिटिश प्रत्ययवाद कहा जा रहा है। इसका प्रतिनिधि विचारक कौन है, हीगल है, और इसका प्रतिनिधि कौन है, ग्रीन है, टीएच ग्रीन, थॉमस ग्रीन। ठीक है, हीगल और ग्रीन है। अब देखो, यहाँ वास्तविक रूप में हीगल और ग्रीन के विचारों में थोड़ा अंतर है, इसलिए इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया है। अब उग्र प्रत्ययवाद और उदार प्रत्ययवाद के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। यहाँ तो हम केवल इसके मूल सिद्धांत और आलोचना और मूल्यांकन की बात करेंगे। अर्थात आदर्शवाद के मूल सिद्धांत क्या है और इसकी क्या कमियां हैं, क्या आलोचनाएं की जाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, विशेषकर कंपटीशन के लिहाज से यही बहुत महत्वपूर्ण बात है बस, कि आदर्शवाद को 2 भागों में बांट दिया जाता है, उग्र प्रत्ययवाद और उदार प्रत्ययवाद। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब थोड़ा सा यहां मैं समझाना चाह रहा हूं। देखो, उग्र प्रत्ययवाद या जर्मन प्रत्ययवाद, जिसके अंतर्गत हीगल है मुख्य प्रतिनिधि, ये क्या कह रहे हैं, देखो, ये वास्तविक रूप में राज्य को साध्य मानते हैं और व्यक्ति को साधन बना देते हैं। लेकिन उदार प्रत्ययवाद में जो ग्रीन है,
वो वास्तविक रूप में व्यक्ति को साध्य मानते हैं और राज्य को साधन बनाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये गलती की जा रही है इसका मतलब ये होगा आप इस विचारधारा को ठीक से नहीं समझ रहे हैं। पुनः दोहरा रहा हूं, उग्र प्रत्ययवाद ये व्यक्ति को क्या मानते हैं? साधन। राज्य को क्या मानते हैं? साध्य। जबकि उदार प्रत्ययवाद व्यक्ति को क्या मानते हैं? साध्य, और राज्य को साधन मानते हैं। इसका प्रतिनिधि विचारक कौन है? हीगल। और उदार प्रत्ययवाद का प्रतिनिधि विचारक कौन है? ग्रीन। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब चलिए अगली बात आती है। जब ये सारी बातें हमारी समझ में आ जाती है, किसके आधार पर? ही आदर्शवाद के मूल सिद्धांत, लक्षण, विशेषताएं या मान्यताएं उभर कर सामने आती हैं। देखो, इसको मूल सिद्धांत भी कहा जाता है, लक्षण भी कहा जाता है, विशेषताएं भी कहा जाता है और मान्यताएं भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में किसी भी रूप में पूछा जाए आदर्शवाद की मूल मान्यताएं बताइए, लक्षण बताइए, विशेषताएं बताइए या इसके मूल सिद्धांत बताइए, कहने का भावार्थ ये किसी भी रूप में पूछे चारों बातें, मूल सिद्धांत, लक्षण, विशेषता और मान्यताएं, चार बातें होगी। किसी भी रूप में पूछे तो आप इस आधार पर इसका आंसर दीजिएगा। यदि वास्तविक रूप में स्नातक के विद्यार्थी, स्नातकोत्तर के विद्यार्थी, उनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आप इजीली इस तरीके से उसको समझा दें तो 20 में से 18 रैंक आराम से प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ में किसी भी कंपटीशन परीक्षा के अंतर्गत आप जाते हैं तो वहां इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं बनेगा, ध्यान दें। अब इसका देखो भाई, पहला मूल सिद्धांत या विशेषता क्या है? देखो अब यहां हमने जो बातें समझाई है ना, उसके आधार पर इसके सिद्धांत बनेंगे, लक्षण बनेंगे, विशेषताएं बनेंगी, बाहर से कुछ नहीं आएगा। ये जो आपने समझा है इसके आधार पर सारे बिंदु बनेंगे। कैसे? पहला मूल सिद्धांत है कि प्रत्यय ही अंतिम सत्य है। प्रत्यय मतलब विचार, आत्मा, मन, अर्थात वास्तविक रूप में आदर्शवादी विचारधारा का पहला लक्षण ये है कि प्रत्यय ही अंतिम सत्य है। इनका कहना यह है कि सृष्टि का जो मूल कारण है, तत्व है, वह पदार्थ नहीं है, जड़ तत्व नहीं है, बल्कि वास्तविक रूप में सृष्टि का मूल तत्व या कारण तो विचार है। इसलिए क्या करें कि प्रत्यय ही अंतिम सत्य है, मतलब विचार ही अंतिम सत्य है, कि सब कुछ विचार ही है। विचारों के माध्यम से ही चाहे कोई भी संस्था क्यों ना हो, कोई पदार्थ क्यों ना हो, उसकी अभिव्यक्ति होती है। इसलिए मूल कौन है? विचार है। ठीक है, पहला सिद्धांत। दूसरा क्या है? राज्य एक नैतिक संस्था है। अब बताइए आप, हमने प्लेटो का नाम लिया था, तो प्लेटो वास्तविक रूप में राज्य को क्या मानते? एक नैतिक संस्था तो मानते थे। क्या मानते थे? नैतिक संस्था। इसका मतलब क्या है कि वास्तविक रूप में आधुनिक समय में भी इन्होंने राज्य को क्या माना है? एक नैतिक संस्था माना है। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास राज्य में रहकर ही हो सकता है, राज्य से बाहर नहीं हो सकता। और वास्तविक रूप में इसीलिए राज्य को इन्होंने एक नैतिक संस्था माना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। दूसरा, तीसरा क्या है सिद्धांत या लक्षण? कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। अब ध्यान दें, यहां हम अरस्तु का एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखो, अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है। इसका मतलब दोनों बातें कह रहे हो कि मनुष्य स्वभाव से ही राजनीतिक और सामाजिक प्राणी है। जैसा मनुष्य हमने कहा था, जो व्यक्ति ये कहता है कि मुझे राज्य समाज की कोई आवश्यकता नहीं है, वह व्यक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति है तो राज्य के बिना, समाज के बिना रह नहीं सकता। और वास्तविक रूप में यदि वह पशु है या फिर वह देवता है तो उसे राज्य समाज की आवश्यकता है नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने अर्थात आदर्शवादियों ने राज्य को एक स्वाभाविक संस्था माना है, एक प्राकृतिक संस्था माना है, कृत्रिम संस्था नहीं माना है। अर्थात ये राज्य को कृत्रिम संस्था नहीं मानते हैं बल्कि स्वाभाविक संस्था मानते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसा कि जो व्यक्तिवादी राज्य को क्या मानते हैं? कृत्रिम संस्था मानते हैं। कंपटीशन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। ठीक है, तो आपसे एग्जाम पूछ लिया जाए कि आदर्शवादी या प्रत्ययवादी राज्य को क्या एक स्वाभाविक संस्था मानते हैं, कृत्रिम संस्था मानते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? स्वाभाविक संस्था मानते हैं। ठीक है, जिसका हमने एग्जाम्पल दे दिया है। प्लेटो ने विशेषकर इसको स्वाभाविक संस्था माना है, अरस्तु ने भी इसको स्वाभाविक संस्था मानता है। इसके बाद में आधुनिक युग के अंतर्गत जितने भी आदर्शवादी हैं उन्होंने वास्तविक रूप इसको स्वाभाविक संस्था माना है। अगला, राज्य की साम्यवादी धारणा में विश्वास। अब देखो, आदर्शवादी विचारधारा वास्तव में जो साम्यवादी धारणा है इसमें विश्वास करते हैं। कैसे? इनका कहना यह कि वास्तविक रूप में राज्य तो एक जीवित प्राणी की तरह है,
अब जीवित प्राणी की तरह, इसका मतलब जो एक जीवित प्राणी है, मैं आपके सामने हूं, यहाँ हमारे जो हाथ है वास्तविक रूप में किसके अधीन है? समग्र के अधीन है, यस। या फिर इस हाथ के अधीन ये पूरा शरीर है? नहीं, इस समग्र के अधीन ये अंग है, मतलब अंग समग्र के अधीन है। इसलिए इनका कहना है कि व्यक्ति राज्य के अधीन है, राज्य के अधीन रहते हुए राज्य के आदेशों का पालन करते हुए उसका विकास हो सकता है, वो स्वतंत्र हो सकता है, अन्यथा उसका विकास नहीं हो सकता। अब कैसे? मैं एक एग्जाम्पल दूंगा यहाँ, साम्यवादी धारणा। जैसे प्लेटो ने क्या कहा था कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, व्यक्ति का ही विराट रूप है, राज मानवीय आत्मा का ही विराट रूप है, आत्मा का ही विराट रूप है। तो यहाँ एक सावयव ही बताया जा रहा है, मतलब वास्तविक रूप में इनका कहना है कि व्यक्ति का ही विराट रूप राज्य है। जैसे विवेक है, साहस है, तृष्णा है। विवेक से क्या बनता है? दार्शनिक शासक वर्ग बनता है, समाज में जितने बुद्धिमान लोग हैं, इसके बाद इन समाज में जितने भी साहसी लोग हैं उनसे मिलकर के वर्ग बनता है, जिसको क्या कहा गया है? सैनिक वर्ग। और समाज में जितने भी उत्पादन करने वाले हैं उनसे मिलकर एक वर्ग बनता है, जिसको उत्पादक वर्ग कहा गया है। तो वास्तविक रूप में यहाँ जो तुलना की जा रही है वो राज्य की तुलना व्यक्ति के शरीर से की जा रही है, जीवित प्राणी से की जा रही है। तो प्लेटो ने भी ऐसा ही किया है। इसी के साथ में जो आधुनिक समय में आदर्शवादी हैं उन्होंने भी वास्तविक रूप में राज्य को एक सावयववादी माना है, या राज्य को एक सावयव माना है, मतलब राज्य को जीवित प्राणी माना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, यहाँ मैं जरूर कहूंगा कि वास्तविक रूप में राज्य के बारे में जो सावयव सिद्धांत क्रमबद्ध रूप में, व्यवस्थित रूप में दिया है वो तो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। नोट करिए, किसने दिया है? हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला, राज्य और समाज में अंतर नहीं। अब देखो, वास्तविक रूप में जो ये आदर्शवाद है, प्रत्ययवाद है, वो राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं मानता है। कैसे? जैसे मैं उदाहरण दूंगा, अरस्तु ने भी कहा था कि व्यक्ति स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है। तो इसका मतलब वो स्वभाव से उसको सामाजिक मान रहे, राजनीतिक मान रहे। तो कहने का भावार्थ ये होगा कि वास्तविक रूप में ये लोग राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं मान रहे थे। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, किसी रूप में एग्जाम पूछा जा सकता है। छठा क्या है? राज्य की सर्वोच्चता का सिद्धांत। वास्तविक रूप में जो आदर्शवादी विचारधारा है वह राज्य को सर्वोच्च मानती है। क्या कह रहा हूं मैं? राज्य को सर्वोच्च मानती है। कैसे? जैसे यहां मैंने आपके लिए कोटेशन दे रखी, हीगल कह रहे हैं कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य के द्वारा जो भी आदेश दिए जाए उन आदेशों का पालन किया जाना चाहिए, किसी भी रूप में विरोध नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान रखेंगे, अब यहाँ हीगल और ग्रीन दोनों अलग अलग विचार रख रहे हैं। हीगल तो कह रहे हैं कि विरोध नहीं किया जा सकता, लेकिन ग्रीन कह रहे हैं कि गलत कानून यदि बनाया जाता है तो उनका विरोध किया जा सकता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी, इसलिए एक को उग्र कहा गया है, दूसरे को उदार कहा गया है। ठीक है। अगला, राजनीति और नैतिकता में घनिष्ठ संबंध। आदर्शवादी विचारधारा वास्तविक रूप में राजनीति और नैतिकता में घनिष्ठ संबंध मानती है। अर्थात इनका कहना क्या है कि राजनीतिक कर्तव्य और नैतिक कर्तव्य एक ही जैसे होते हैं। क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। वास्तविक रूप में प्लेटो के द्वारा अपनी रिपब्लिक में जो कुछ भी लिखा गया, मतलब आदर्श राज्य के बारे में, दार्शनिक राजा के बारे में जो भी कुछ लिखा है उसके अंतर्गत वास्तविक रूप में राजनीति और नैतिकता को अलग नहीं किया। उन्होंने इन दोनों का घनिष्ठ संबंध स्वीकार किया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अर्थात राजनीति और नैतिकता में ये घनिष्ठ संबंध मानते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इनका कहना यह है कि वास्तविक रूप में व्यक्ति की नैतिकता और राज्य की नैतिकता एक जैसी होती है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। जैसे कि प्लेटो स्वयं कह रहे हैं कि राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है। तो व्यक्ति न्यायी है तो राज्य भी न्यायी, व्यक्ति अन्यायी है तो राज्य भी अन्यायी है। ये बात आपको ध्यान में रखना। अगला, आठवां, राज्य वास्तविक स्वतंत्रता प्रदान करता है। अर्थात आदर्शवादी विचारधारा का कहना है कि जब वास्तविक रूप में व्यक्ति ये कहते हैं कि राज्य के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं तो उनसे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है, लेकिन नहीं, इनका कहना है कि वास्तविक रूप में व्यक्तियों को ज्ञान होता ही नहीं है, वो अपनी वासनाओं के दास होते हैं, वो वास्तविक रूप में स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। इसलिए वास्तविक रूप जो उनके द्वारा गलत निर्णय लिया जाता है तो इस गलत निर्णय को दबाने के लिए वास्तविक रूप में राज्य के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, और वो कानून इसलिए बनाए जा रहे हैं जिससे कि वो अपनी वासनाओं से मुक्त हो सके, स्वतंत्र हो सके। इसलिए राज्य ही वास्तविक रूप में व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करता है। बिना राज्य के व्यक्ति स्वतंत्र हो ही नहीं सकता। जैसा कि स्वामी गिरी ने भी कहा भी है कि व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत जो बाधाएं आती हैं उन बाधाओं को बाधित करने के लिए राज्य के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। बाधाओं को बाधित करने के लिए राज्य के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। अगला, अधिकार संबंधी धारणा। आप देखिएगा, अधिकार संबंधी धारणा का भावार्थ ये होगा कि वास्तविक रूप में जब हम
आदर्शवाद से पहले का अध्ययन करते हैं, विशेषकर ये बात कि प्राकृतिक अधिकारों की जब चर्चा की जाती है संविधानवादी विचारकों के द्वारा, तो वास्तविक रूप में क्या बिना राज्य के अधिकार हो सकते हैं? तो इनका कहना यह है कि राज्य से पहले अधिकार हो ही नहीं सकते, राज्य अस्तित्व में आने के बाद में ही अधिकार हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सुरक्षा राज्य के द्वारा ही तो की जाएगी। इसलिए यह बात भी आपको ध्यान में रखना है कि अधिकार के बारे में इनका कहना है कि बिना राज्य के व्यक्ति का अधिकार हो ही नहीं सकते। अगली बात है नैतिकता पर आधारित राज्य का कार्य क्षेत्र। अब इसका मतलब ये होगा कि वास्तविक रूप में आदर्शवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो नैतिकता के आधार पर राज्य का कार्य क्षेत्र तय करती है। कैसे? अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। हीगल का कहना तो यह है कि वास्तविक रूप में समग्र रूप में जो नैतिकता की प्राप्ति होती है वो राज्य के अधीन होकर ही होती है, राज्य के अधीन रहकर ही होती है। इसलिए राज्य के द्वारा चाहे गलत आदेश ही क्यों ना दिया जाए मगर उसका पालन किया जाना चाहिए और व्यक्तियों को किसी भी रूप में उसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि इसका प्रयोग आगे चल करके नाजीवाद और फांसीवाद के द्वारा किया गया था। इसके प्रतिनिधि जो थे नेता वो कौन थे? हिटलर और मुसोलिनी। उन्होंने कहा भी था कि तुम लोग यदि हमारे आदेशों का पालन करेंगे अर्थात आप नैतिक हैं और यदि आप हमारे आदेशों का पालन नहीं करेंगे तो आप अनैतिक, मतलब जनता से कह रहे हैं। तो इसका भावार्थ ये है कि हीगल तो कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर राज्य ज्यादा से ज्यादा कार्य करेगा, लेकिन ग्रीन का कहना है कि नहीं, अगर राज्य गलत कानून बनाता है ऐसी स्थिति में जनता उसका विरोध कर सकती है। तो वास्तविक रूप में नैतिकता के आधार पर भी यहाँ पर राज्य के कार्य क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है, मगर यहाँ डिफरेंस है, अंतर है। हीगल अलग बात करते हैं, ग्रीन अलग बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उग्र है, दूसरा उदार है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन आपको ध्यान में रखनी है, सब को ध्यान में रखते हैं। हीगल क्या कह रहे हैं कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। किसने कही ये बात? हीगल ने। और ग्रीन क्या कह रहे हैं कि राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि क्या है? इच्छा है। राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है। किसने की ये बात है? टी.एच. ग्रीन ने, थॉमस हिल ग्रीन ने। ये दो कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये होगा इसका मूल सिद्धांत, लक्षण, विशेषताएं या मान्यताएं। अब यदि ये सारे बिंदु आपकी समझ में आ जाते हैं तो इस विचारधारा को समझने में कतई दिक्कत नहीं है। आप देखो इसके आधार पर अब इसमें कुछ कमियां भी हैं। क्या कमियां हैं उनकी बात करते हैं, ध्यान दें। अब इसका जो चौथा पार्ट आता है वो आलोचना का आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कमी है? नंबर 1, अंतिम सत्य पदार्थ है, प्रत्यय नहीं। आलोचकों का कहना है, देखो यहाँ इन्होंने अंतिम सत्य किसको माने? प्रत्यय को माने, विचार को माने, लेकिन आलोचक क्या करें कि अंतिम सत्य पदार्थ है, प्रत्यय नहीं। इनका कहना है कि वास्तविक रूप में पदार्थ के आधार पर विचारों का निर्माण होता है, ना कि विचारों से पदार्थ का। आलोचकों का कहना है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई तो यही है कि वास्तविक रूप में सब कुछ विचार ही है। क्या है? विचार। ये विचारों से ही पदार्थों का निर्माण होता है। लेकिन आलोचक तो क्या करें कि अंतिम सत्य पदार्थ है, प्रत्यय नहीं, विचार नहीं है। मतलब अंतिम सत्य किसको मान रहे हैं आलोचक? पदार्थ को मान रहे हैं। इस आधार पर आलोचना की जाती है। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने किसको माना है? अंतिम सत्य पदार्थ को ही माना है, ठीक है। दूसरा क्या है? राज्य एक नैतिक संस्था नहीं है। आलोचकों का कहना है कि वास्तविक रूप में आदर्शवादियों का जो कहना है कि राज्य एक नैतिक संस्था है, लेकिन सच्चाई ये है कि राज्य का आधार हिंसा पर टिका हुआ है, इसलिए यह कभी भी नैतिक संस्था नहीं हो सकती है। अगला बिंदु, राज्य की सावयव धारणा भ्रमपूर्ण है। अर्थात वास्तविक रूप में आदर्शवादी विचारधारा राज्य की जो सावयववादी धारणा दी है कि वास्तविक रूप में राज्य की तुलना एक जीवित प्राणी से, व्यक्ति के शरीर से की गई है, तो इनका कहना है कि ये बहुत भ्रमपूर्ण है। कैसे भ्रमपूर्ण? क्योंकि जिस प्रकार से व्यक्ति को राज्य का अंग बना दिया गया है, अब यहाँ पर वास्तविक रूप में हाथ है, ये शरीर का एक अंग मान लिया गया है। ऐसी स्थिति में हाथ शरीर के अधीन है, ठीक है। अब यहाँ इनका कहना आलोचकों का कि वास्तविक रूप में यदि ये धारणा स्वीकार कर ली जाएगी तो व्यक्ति अपने आप में क्या बन जाएगा? भी साधन बन जाएगा। लेकिन व्यक्ति साधन नहीं है, व्यक्ति तो सत्य है। अर्थात वास्तविक रूप में व्यक्ति व्यक्ति होने के नाते सम्मान के योग्य है, उसे किसी भी सांसारिक साधन से तोला नहीं जा सकता है। जबकि यदि इस विचारधारा की बात को स्वीकार कर लिया जाए तो देखो ध्यान रखेंगे, यहाँ ग्रीन थोड़ा सा अलग बात करेगा। हाँ, हीगल की बात यहाँ यही आएगी कि वास्तविक रूप में ये व्यक्ति को क्या बना देते हैं? एक साधन बना देते हैं, जबकि राज्य को क्या मानते हैं? साध्य मानते हैं, साध्य बना देते हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, इसलिए सावयव धारणा बिल्कुल भ्रमपूर्ण है, आलोचकों का कहना है। अगली कमी क्या है?
समाज व राज्य में अंतर है। अर्थात आदर्शवादी विचारधारा वास्तविक रूप में समाज व राज्य में कोई अंतर नहीं मानती है, लेकिन सच्चाई है कि समाज और राज्य में जब अंतर नहीं होगा तो वास्तविक रूप में कोई भी शासक समाज हित के नाम पर तानाशाही शासन कर सकता है। इसके नाम पर, समाज हित के नाम पर तानाशाही शासन कर सकता है। इसलिए समाज और राज्य में अंतर होना अति आवश्यक है, जबकि ये समाज और राज्य में अंतर नहीं मानते हैं। अगला, राज्य सर्वोच्च संस्था नहीं है। आदर्शवादी विचारधारा राज्य की सर्वोच्च संस्था मानती है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि नहीं, समाज के अंतर्गत अन्य कितने ही समुदाय होते हैं, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, उन सबका भी अपना अपना रोल होता है, उन सबकी भी अपनी अपनी गतिविधियां होती हैं, उनकी बातों को भी सरकार के द्वारा माना जाता है। इसलिए राज्य सर्वोच्च संस्था नहीं हो सकता है। किनका कहना है? आलोचकों का ये कहना है। अगली बात, राज्य पूर्णतः दोषहीन एवं त्रुटिहीन संस्था नहीं है। अर्थात वास्तविक रूप में आदर्शवादी विचारधारा राज्य को बिल्कुल दोषहीन और त्रुटिहीन संस्था मानते हैं, किसके द्वारा कोई गलती नहीं होती, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि गलत बात है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में सरकार के अंतर्गत होते कौन व्यक्ति होते हैं, और व्यक्ति स्वभाव से स्वार्थी होते हैं, धूर्त होते हैं, धोखेबाज होते हैं, छली होते हैं, कपटी होते हैं। इसलिए उन व्यक्तियों से मिलकर ही तो राज्य का निर्माण हो रहा है। और व्यक्ति स्वभाव से स्वार्थी है, अन्यायी है, तो फिर राज्य अन्याय नहीं हो सकता? हो सकता है। इसलिए इनका कहना है कि राज्य पूर्णतः दोषहीन एवं त्रुटिहीन संस्था नहीं है, इसमें कमियां हैं। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगली कमी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शत्रु सिद्धांत। क्या? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शत्रु सिद्धांत है। कौन? आदर्शवाद। कैसे? वास्तविक रूप में इनका कहना है कि राज्य ही सब कुछ है, राज्य सर्वोच्च है। जैसे हीगल कह रहे हैं यहाँ पर, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, इसलिए ईश्वर का अवतार है राज्य। तो फिर इसके द्वारा जो भी आदेश दिए जाए उन आदेशों का पालन किया जाना चाहिए। फिर वो आदेश चाहे गलती ही क्यों ना हो, अनैतिक ही क्यों ना हो, तरकहीन क्यों ना हो, असंगति क्यों ना हो। अब यदि ऐसा किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वास्तविक रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होगा, व्यक्ति स्वतंत्र रह ही नहीं सकता है। ठीक है, अगली कमी क्या है? राजनीति और नैतिकता में अंतर है। अब ध्यान दें, आदर्शवादी विचारधारा का मूल सिद्धांत हमने देखे तो हमने क्या कहा था कि राजनीति और नैतिकता में अंतर नहीं मानते। इनका कहना है कि राजनीतिक कर्तव्य और नैतिक कर्तव्य एक ही बात है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि गलत बात है। राजनीति नैतिकता में अंतर है। कैसे? हम एक उदाहरण दे रहे हैं। एक व्यक्ति सड़क पर चल रहा है, वहां उसे एक वृद्ध व्यक्ति गिरा हुआ मिलता है, ठोकर खाकर गिर जाता है। ऐसी स्थिति में हमारी नैतिकता क्या कहेगी कि उसको उठाया जाए? यस। लेकिन क्या कानून ये बात कह रहा है? और अगर आप उसे नहीं उठाते तो क्या दंड दिया जाएगा? नहीं दिया जा सकता दंड। तो इसका मतलब राजनीति और नैतिकता में अंतर है। अगला, सामान्य इच्छा का सिद्धांत अवास्तविक है। अब यह वास्तविक रूप में देखो, जो आदर्शवाद है इसके अंतर्गत जीन जैक्स रूसो के द्वारा सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया गया है। और सामान्य इच्छा का निर्माण कैसे होता है? रूसो ने सबसे पहले व्यक्ति की दो इच्छाएं बताई हैं, यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा। यथार्थ इच्छा का आधार क्या है? स्वार्थ है। वास्तविक इच्छा का आधार क्या है? परमार्थ है, दूसरों के हित में कार्य किया जाएगा। अब समाज में जितनी भी वास्तविक इच्छाएं हैं जिनका आधार परमार्थ है, दूसरों का हित है, समाज का हित है, सामान्य हित है, ठीक है, उस सब का जो योगफल होगा वो सामान्य इच्छा होगी। मगर यहाँ आलोचकों का कहना है कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत अवास्तविक है। क्यों? क्योंकि जो वास्तविक इच्छाओं का योगफल वो सामान्य इच्छा माना गया है। लेकिन भाई है तो व्यक्ति ही, तो क्या व्यक्ति की जो वास्तविक इच्छा है वो सदा सही हो सकती है? नहीं हो सकती है। इसलिए सामान्य इच्छा का सिद्धांत अवास्तविक है, व्यवहार में लागू नहीं हो सकता है। ये बात ध्यान रखेंगे। अब इसके लिए सामान्य इच्छा के लिए आप जीन जैक्स रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत देखिएगा, इसके लिए हमने अलग से वीडियो अपलोड कर दी है। अगला क्या है आलोचना कि राज्य साधन है, साध्य नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। किसी भी विचारधारा का अध्ययन करें, मूल बिंदु तो एक ही होगा कि उस विचारधारा ने व्यक्ति को साध्य माना है कि साधन, राज्य को साध्य माना है कि साधन। अब यहां थोड़ा डिफरेंस होगा। देखो, हीगल वास्तविक रूप में राज्य को क्या मानते हैं? साध्य मानते हैं, और व्यक्ति को साधन। लेकिन ग्रीन क्या मानते हैं? ग्रीन वास्तविक रूप में व्यक्ति को साध्य मानते हैं और राज्य को साधन मानते हैं। तो यहां जो ये आलोचना की जा रही है वो हीगल की जा रही है, ग्रीन की नहीं की
की जा रही है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये विशेषकर कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता है, विद्यार्थी गलती करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आलोचक कह रहे हैं कि राज्य साधन है, साध्य नहीं है। मतलब इनका कहना है कि वास्तविक रूप में राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने अपने लिए किया है, ना कि राज्य ने व्यक्ति का निर्माण अपने लिए किया है। इसलिए राज्य के द्वारा किसी भी रूप में गलत कानून बनाया जाता है, गलत आदेश दिए जाते हैं, गलत निर्णय लिए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्तियों के द्वारा उसका विरोध किया जाना चाहिए और किया जाता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपने आप में क्या है भाई, साध्य है। इसे किसी भी सूरत पर किसी अन्य का साधन नहीं बनाया जा सकता। जैसे इमैनुअल कांट कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति व्यक्ति होने के नाते ही सम्मान के योग्य है, इसे किसी सांसारिक साधन से नहीं तोड़ा जा सकता। इसलिए आलोचकों का कहना है कि राज्य साधन है, साध्य नहीं। जबकि यहाँ आदर्शवादी विचारधारा में विशेषकर जो ये उग्र प्रत्ययवाद है, इन्होंने राज्य को क्या माना है, साध्य मान लिया है, और व्यक्ति क्या बना दिया है, साधन। लेकिन आलोचकों का कहना है कि राज्य साधन है, साध्य नहीं, और व्यक्ति क्या है, साध्य है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगली आलोचना क्या हो रही है, अंतरराष्ट्रीय शांति तथा व्यवस्था के विरुद्ध। अब यहां भी थोड़ा डिफरेंस ध्यान रखेंगे। उग्र प्रतिवाद मतलब हीगल तो वास्तविक रूप में कह रहे हैं वो युद्ध को और साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति का समर्थन कर रहे हैं, निरंकुशवाद का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन टी.एस. ग्रीन युद्ध का समर्थन नहीं कर रहे, साम्राज्यवाद का समर्थन नहीं करें। तो यहां भी जो आलोचना की जा रही है कि अंतरराष्ट्रीय शांति तथा व्यवस्था के विरुद्ध है आदर्शवाद, तो ये भी उग्र प्रत्ययवाद की आलोचना है, ना कि उदार प्रत्ययवाद की। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि हीगल ने ही कहा है, किसका समर्थन किया है, युद्ध का और साम्राज्यवाद का इन्होंने समर्थन किया है, जबकि ग्रीन ने इसका समर्थन नहीं किया है। अगली कमी क्या है, अव्यवहारिक विचारधारा। इसका भावार्थ ये होगा कि वास्तविक रूप में जो आदर्शवादी विचारधारा है, इसका आधार क्या है, विचार है। क्या है, विचार है। अर्थात इस सृष्टि का मूल जो तत्व विचार को मानती है। लेकिन आलोचकों का कहना है ये बात गलत है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो पदार्थों से ही विचारों का निर्माण होता है। इनका कहना है कि व्यवहारिक रूप में यदि इसका प्रयोग किया जाए तो ऐसी स्थिति में निरंकुशतावाद को बढ़ावा मिलेगा, जैसा कि हिटलर और मुसोलिनी के द्वारा इसका दुरुपयोग किया गया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्या है, अनुदारवादी एवं प्रतिक्रियावादी दर्शन। अर्थात यहाँ वास्तविक रूप में इसका मूल भावार्थ ये है कि जो उग्र प्रत्ययवाद है वह वास्तविक रूप में निरंकुशवाद का, युद्ध का, साम्राज्यवाद का समर्थन कर रहा है। इसी के साथ में जो उस समय राज्य व्यवस्थाएं थी, उन राज्य व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए ही समर्थन करता है। इसलिए इसको अनुदारवादी विचारधारा भी कहा जा सकता है। इसके साथ में ये प्रतिक्रियावादी दर्शन भी है। क्यों है प्रतिक्रियावादी? क्योंकि वास्तविक रूप में जो ये आदर्शवाद है वह वास्तविक रूप में निरंकुशतावाद का समर्थन करता है। इसी के साथ में ये व्यक्ति को एक साधन बना देते हैं, जो कि उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि समाज हित में यदि कानून नहीं बनाए जाएं तो ऐसी स्थिति में उसका विरोध किया ही नहीं जा सकता। इसलिए इसको अनुदारवादी प्रतिक्रियावादी दर्शन कहा जाता है। ये इसकी आलोचना होगी। और अंतिम जो बात लेंगे वो इसके मूल्यांकन की बात लेंगे कि ये सारी कमियां होने के बावजूद क्या ये कहा जा सकता है कि आदर्शवादी विचारधारा का कोई योगदान नहीं है, प्रत्ययवाद का कोई योगदान नहीं है, विचारवाद का कोई योगदान नहीं है? नहीं है। हाँ, उग्र प्रत्ययवाद की हम समग्र रूप में आलोचना करेंगे और ये कहेंगे कि इसकी विशेषकर कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, इसका कोई योगदान नहीं है, इसमें कमियां ज्यादा है। हाँ, उदार प्रत्ययवाद की बात आती है तो इनकी कुछ ऐसी बातें हैं जिनको कि स्वीकार किया जाता है और किया जाना चाहिए। इसी आधार पर इसका मूल्यांकन करेंगे हम आदर्शवाद का। अब इसमें क्या कहेंगे आप कि वास्तविक रूप में व्यक्तिवाद की इस धारणा का खंडन किया है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है। अर्थात आदर्शवादियों ने, विशेषकर उदार आदर्शवादियों ने, जो व्यक्तिवादियों की धारणा थी क्या थी कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है। इन्होंने कहा कि राज्य एक कृत्रिम संस्था नहीं है, बल्कि एक स्वाभाविक संस्था है, एक प्राकृतिक संस्था है। तो ये बात स्वीकार करने योग्य है। मगर ये बात किसने कही है? उदार प्रत्ययवादियों ने कही है। हालांकि इन्होंने भी इस बात का समर्थन किया है। इन्होंने मतलब उग्र प्रत्ययवादियों ने। इसके बाद में अगली जो बात आती है कि आदर्शवादियों ने अनेक विचार दिए हैं जिनकी की प्रशंसा की जा सकती है। कैसे? जैसे इन्होंने
निरंकुशतावाद का विरोध किया है, लोकतंत्र का समर्थन किया। किसने? विशेषकर उदार आदर्शवादी ने। फिर मैं कह रहा हूं किसने? उदार आदर्शवादी ने, उग्र नहीं। उदार आदर्शवादियों ने निरंकुशतावाद का विरोध किया है, लोकतंत्र का समर्थन किया है। इसी के साथ में उदार आदर्शवादियों ने व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन माना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जबकि उग्र आदर्शवादी क्या व्यक्ति को साधन मानते हैं, राज्य को साध्य मानते हैं ये। और उदार प्रतिवादी क्या मान रहे हैं? व्यक्ति को साध्य, राज्य को साधन। इसी के साथ में वास्तविक रूप में उदार प्रत्ययवादियों ने समाज और राज्य, व्यक्ति और राज्य के मध्य समन्वय बिठाने का भी प्रयास किया है। यही आदर्शवादी विचारधारा की देन है, इसका मूल्यांकन है, इसका निष्कर्ष है। लेकिन यहाँ जो देन की बात आती है, ध्यान रखेंगे, वो केवल 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 उदार प्रत्ययवाद या उदार आदर्शवाद की होगी, क्योंकि यहाँ वास्तविक रूप में ग्रीन के द्वारा जो विशेषकर विचार दिए गए हैं इनको स्वीकार किया जा सकता है, जबकि हीगल के विचारों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में व्यक्ति स्वयं अपने आप में साध्य है, ये किसी का साधन नहीं है। जबकि ये तो व्यक्ति को साधन मान रहे हैं और ये व्यक्ति को साध्य मान रहे हैं। तो सच्चाई इनकी बातों में, मतलब उदार प्रत्ययवादी की बातों में सच्चाई है, उग्र प्रत्ययवाद की बातों में सच्चाई नहीं है। ये हो गया आपका आदर्शवाद या प्रत्ययवाद या विचारवाद। ठीक है, अब इसमें किसी भी रूप में आपको कोई परेशानी नहीं है, प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ में हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।